तो दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में कि क्या होती है प्लाज्मा का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन्स को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि प्लाज्मा होता क्या है। तो दोस्तों प्लाज्मा को समझने के लिए हम ब्लड को खीर से रिलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमें चोट लगता है तो चोट लगने के बाद जो लाल कलर का फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है ना, उसे ब्लड कहते हैं। उस ब्लड को अगर हम खीर से रिलेट करें तो जिस प्रकार खीर में दूध होता है, दूध के ऊपर चावल के दाने, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, बादाम के दाने तैरते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लाज्मा में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये जो होते हैं तैरते रहते हैं। जिस प्रकार ड्राई फ्रूट्स तैरते रहते हैं खीर में, ठीक उसी प्रकार जो वो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड में प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो चोट लगने के बाद जो लाल कलर का खून निकलता, जो ब्लड फ्लूइड आता है, लाल कलर का फ्लूइड, उसे हम कहते हैं ब्लड। और इस ब्लड में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, उसे हम कहते हैं फ्लूइड, उसे हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि तैरते रहते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा जो होती है ये मीडियम प्रोवाइड करती है किनको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, ताकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकें। तो प्लाज्मा जो होती है वो फ्लूइड मैट्रिक्स के लिए एज अ मीडियम का काम करती है, माध्यम प्रदान करती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि प्लाज्मा की जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो प्लाज्मा में मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट की तो जो प्लाज्मा में जो होता है 92 to 93% वाटर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सॉलिड पार्ट की तो 7 to 8% प्लाज्मा में सॉलिड पार्ट होता है। इन सॉलिड पार्ट को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर, साथ ही साथ आयोडीन, आयरन और बाइकार्बोनेट्स, इस प्रकार के जितने भी मिनरल्स होते हैं ये सभी आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहला आता है प्रोटीन्स, जिसमें से मुख्यतः होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन। और अगर हम बात करें साथ ही साथ अमाइनो एसिड की तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, साथ ही साथ ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी प्रकार फैट होता है, फैट जो होता है फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में फैट जो होता है वो उपस्थित होता है। और साथ ही साथ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में जैसे एमाइलेज, लाइपेज। तो इसके साथ ही साथ एल्कलाइन फॉस्फेट, एसिडिक फॉस्फेट और ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम, जेंथीन, हाइपोजेंथीन, क्रिएटिनिन, ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एंटीबॉडीज़ जो होती है वो प्लाज्मा में ही पाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में हमारा जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी के केस में यही होता है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था और वह कोरोना को मात दे दिया, वो कोरोना से रिकवर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज़ हैं वो कोरोना को मात दे दिया, कोरोना को हरा दिया। अब इसका जो प्लाज्मा होता है वो डोनेट के लिए, दान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, जिसका कंडीशन बहुत ही सीवियर है, जो गंभीर हालत में है, उस व्यक्ति को जो
ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से रिकवर हुआ है उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकाल के संक्रमित व्यक्ति को में डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है प्लाज्मा थेरेपी। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर उपस्थित होता है। ये वेरी करता है 6.3 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। इनमें से जो एल्ब्यूमिन होता है वो जो होता है 4.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो होता है हमारा 2.7 ग्राम पर डेसीलीटर। तो जो फिब्रिनोजन होता है वो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम AG रेशियो के बारे में, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो जिसे हम कहते हैं। AG रेशियो जो होता है जिस प्रकार से जैसे कि ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन जो होता है वो शरीर में ज़्यादा होता है, तो ये जो AG रेशियो जो होता है वो 2:1 मतलब 2:1 का ये रेशियो होता है। दोस्तों ये रेशियो जो है वो किडनी संबंधित, लिवर संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इंडिकेटर का काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में कि प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम प्लाज्मा से कैसे सेपरेट करेंगे। इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। मैं सिर्फ इनके नाम बताऊंगा क्योंकि अगर हम सारे को डिटेल से अगर जानेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इनके नाम होता है, सबसे पहला होता है प्रेसिपिटेशन मेथड, दूसरा होता है सॉल्टिंग आउट मेथड, तीसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, चौथा होता है कॉन्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। इसके साथ हमारा पांचवा जो मेथड जो होता है वो होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रेसिपिटेशन मेथड। उसके साथ ही साथ छठवां जो होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, और सातवां जो होता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। तो इस प्रकार के जो 7 मेथड होते हैं, इनमें से जो 7वां नंबर का मेथड है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, ये बहुत ही कारगर होता है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 4 मेजर फंक्शंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रुधिर का थक्काकरण, रुधिर का थक्काकरण करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपोनेंट्स में, प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में प्रोटीन होता है, और उन प्रोटीन में मुख्यतः जो प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन होती है। तो फिब्रिनोजिन जो होता है वो रुधिर के थक्काकरण में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जब हमें चोट लगता है तो शरीर से खून बाहर निकलता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो ये फिब्रिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जाल के समान एक स्ट्रक्चर बनाती है। जिस प्रकार हम चाय को कप में ढालते हैं, तो चाय को कप में ढालते समय हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो छन्नी के इस्तेमाल से क्या होता है कि चाय तो नीचे कप में ढल जाता है, लेकिन जो चाय में उपस्थित चाय पत्ती होते हैं वो जो होता है चाय छन्नी में फंस जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमें चोट लगता है तो हमारे शरीर से जो होता है प्लाज्मा तो निकल जाता है, लेकिन जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये नहीं निकल पाते। तो ये नहीं निकलता, इससे हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये काम होता है फिब्रिन का। तो फिब्रिन एक जाली के समान स्ट्रक्चर होती है, ये जाली के समान काम करती है। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रैप कर देता है, उनको फंसा देता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है सीरम की। तो ये जो सीरम जो होता है ना, सीरम जो होता है, अगर सीरम को आसान भाषा में समझें तो सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजिन। तो सीरम में वो सारे कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, सिर्फ और सिर्फ फिब्रिनोजन के अलावा। क्योंकि जब हमें चोट लगता है तो जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हमें चोट लगने के बाद घाव आता है तो घाव से जो चिपचिपाहट पदार्थ निकलता है ना, उसे ही सीरम कहते हैं। सीरम की एक खासियत होती है कि प्लाज्मा और सीरम में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है और सीरम में फिब्रिनोजन अनुपस्थित होता है, क्योंकि फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सीरम का कॉन्सेप्ट आता है। सीरम में सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है सीरम। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें दूसरे फंक्शन के बारे में, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स। जैसे कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करती है ताकि ये अपने टारगेट ऑर्गन्स में अपना फंक्शन कर सके। उसके साथ ही साथ ये जो एंटीबॉडीज़ उपस्थित होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में,
ये जो हमारे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिसमें से मुख्यतः होती है गामा ग्लोबुलिन, ये एज अ एंटीबॉडी वर्क करती है, तो हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आती है तो ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये उस पर्टिकुलर एंटीजन को अटैक करता है, अटैक करके उसको मार देता है, जिससे कि हम रोगों से हमारी सुरक्षा होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस जो होती है वो कैपिलरी में फ्लो करती है, तो फ्लो उसका जो एक्सचेंज होता है कैपिलरी टू टिश्यू एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा होता है। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, जिसके करके वो कैपिलरी टू टिश्यू उनका जो एक्सचेंज होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, आसानी से नहीं हो पाता। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर रिलीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है। ये प्रेशर 25 mm ऑफ Hg तक का लगता है। तो इससे क्या होता है, कैपिलरीज में ये प्रेशर लगता है, जिससे कि जितने भी सब्सटेंस होता है वो कैपिलरी से टिश्यू में आसानी से एग्जर्ट होता है, उसका जो आदान प्रदान होता है वो आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस के बारे में कि क्या होता है प्लाज्मा फेरेसिस और इसका क्या इस्तेमाल होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसको जानेंगे। तो दोस्तों प्लाज्मा फेरेसिस जो होता है वो ऑटोइम्यून डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑटोइम्यून डिसीज़ होता क्या है, क्यों होता है। तो अब जानते हैं कि ये प्लाज्मा फेरेसिस कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्लाज्मा फेरेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम विपल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जॉर्ज हॉयट विपल्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें क्या किया गया, एक कुत्ते को लिया गया, उस कुत्ते के शरीर से प्लाज्मा को निकाला गया, उस प्लाज्मा में से उसके प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूग के मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूग करके उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं WBC RBC इसको अलग किया गया और प्लाज्मा को अलग किया गया। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं RBCs हैं उनको अलग करके पुनः डॉग में इंसर्ट किया गया और उसके प्लाज्मा प्रोटीन को निकाल दिया गया। अब देखते हैं कि कुत्ते को नॉर्मल डाइट से फीड किया जाता है, तो नॉर्मल प्रोटीन रिच डाइट कुत्ते को खिलाया जाता है। तो होता ये है कि 7 दिन के भीतर उसके जो प्लाज्मा है वो रिकवर हो जाता है, उसका जो प्लाज्मा का नॉर्मल वैल्यू जो होना चाहिए वो नॉर्मल वैल्यू फिर से रिकवर हो जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉग का जो लिवर होता है, डॉग का लिवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण करती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को विथआउट लिवर, तो डॉग के लिवर को निकाल के अगर किया जाए तो डॉग में क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता और जो कुत्ता होता है वो मर जाता है, शॉक में चले जाता है और शॉक के साथ साथ वो परमानेंट उसका डाइड हो जाता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जो लिवर जो होती है, लिवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसी के लिए प्रतिपादित किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है। तो क्लिनिकल यूज़ ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति ऑटोइम्यून डिसीज़ से ग्रसित है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एंटीबॉडी, ऑटोइम्यून डिसीज़ में होता क्या है कि व्यक्ति की खुद की एंटीबॉडी खुद के सेल्स को, शरीर के खुद के सेल्स को मारती है या उसका फैगोसाइट करती है, उसका भक्षण करती है। तो ये होता है ऑटोइम्यून डिसीज़ कि आपका खुद का एंटीबॉडी आपके टिश्यूज़ को डैमेज करे। तो इस केस में क्या होता है, व्यक्ति के प्लाज्मा को निकाल के ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा उसमें चढ़ाया जाता है जिसके एंटीबॉडी प्रॉपर काम कर रहे हों। तो इस प्रकार से होता है प्लाज्मा फेरेसिस, जो कि विभिन्न प्रकार के ऑटोइम्यून डिसीजेस के लिए कारगर साबित होती है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो इसका रिपीटेड इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। धन्यवाद।